देखो डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर, मतलब कि जो रेट है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। यहाँ पे तो आ गई ना कंसंट्रेशन, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, के चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, के चेंज होगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लो टेम्परेचर 300 है, तो नॉर्मल रिएक्शन जैसे रूम टेम्परेचर भी होती है ना 30-40 डिग्री पे, तो अगर मैंने टेम्परेचर 310 कर दिया तो मैंने कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, 3.33%। कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, 3.33%। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। 10% नहीं बढ़ाया, ठीक है। 10% होता अगर 100 से 110 करता। आया समझ, 300 से 310 हुआ है, आया समझ। अगर कोई चीज 300 की है, आपको 10% ऑफ मिला तो 270 की मिलेगी ना वो। तो 300 का 10% कितना होता है, 30। 300 का 10% तो 10 कितना हुआ, 300 का 3% हुआ ना, 3.33%। कितना हुआ, 3.33%। बात समझ आई। अब क्या हुआ, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो रेट है आपका वो टेम्परेचर बढ़ाने में मैंने कितना बढ़ाया, 3.33%। काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर 3 डिग्री इतना बढ़ाया 3%, तो ये भी कितनी बढ़ेगी, 3%। काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, 3%। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3% बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इफेक्टिव जो कोल्यूजन है ना, Z कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी, वो इतनी सी ही बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी है, 3% बढ़ी है ना, तो कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी में सिर्फ इतना सा ही फर्क आएगा, 3% का। आया समझ, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ना चाहिए था, 3%। कितना बढ़ना चाहिए था, 3%। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो 3% नहीं बढ़ता, वो नियरली डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से दो चीजें इफेक्ट हुई। क्या क्या, पहली इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोल्यूजन्स। इसकी थ्योरी है, सारी लिखी हुई है, आप कर लेना, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से दो चीजें इफेक्ट होती हैं। पहली होती है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोल्यूजन्स। वो कहता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट डबल हुआ ना, उसके दो रीजन है। कौन कौन सा, पहला ये, तो हमने क्या देखा, नंबर ऑफ कोल्यूजन तो 3% बढ़े। कितने बढ़े, तो इसका मतलब ये मेन रीजन नहीं है, ठीक है। आया समझ। मेन रीजन दूसरा है। मेन रीजन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूजन्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ, चलो देखो ये रब कर दूं, तो ये भी रब कर देते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूं। टेम्परेचर बढ़ाने से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल हो जाता है, ठीक है, या डबल या उससे ज्यादा भी होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से दो चीजें इफेक्ट हुई। एक हुआ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोल्यूजन्स। इसकी थ्योरी आप देखोगे, उसमें पता क्या लिखा हुआ है कि टेम्परेचर 3% बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी, 3%। तो नंबर ऑफ कोल्यूजन 3% बढ़े। कितने बढ़ेंगे, तो कहता है उस हिसाब से रेट जो है वो 3% बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए, 3%। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट द मेन रीजन। आया समझ, ऐसा थ्योरी में लिखा हुआ है सारा जो तुम्हें लिखनी है, क्लियर। तो दूसरा पॉइंट आता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूजन। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा जो रेट बढ़ रहा है वो इसकी वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट और इसका ग्राफ देखो। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होती है, ऐसे। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का बोलते हैं इसको। आया समझ। यहाँ पे इस तरफ क्या लिखूं, एनर्जी क्या लिखूं, या स्पीड भी लिख सकते हो, ठीक है। और इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर क्या है, हाँ। तो इस ग्राफ में हमें पता लगा कि बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है। बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, ये देखो, ये फ्रैक्शन, सिर्फ इतनी फ्रैक्शन है जिसकी स्पीड इतनी है, तो स्पीड भी तो कम ही है, कम है ना। और फिर धीरे धीरे फ्रैक्शन बढ़ रही, क्या बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे आके क्या मैक्सिमम हुआ, फ्रैक्शन। इस पॉइंट पे नियरली 0.4 या 0.5 होती फ्रैक्शन, बस 0.1 तक नहीं, 1 तक नहीं जाती। कहां तक नहीं जाती, 1 तक, 1 तक। 0.1 तो ये रहा, 1 तक क्यों नहीं जाती, फ्रैक्शन 1 तक जानी चाहिए या नहीं। अगर नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही, सोचो। देखो तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल है, मान लो 10 की स्पीड इतनी है, 20 की इतनी, 30 की इतनी, है ना।
तो ये ग्राफ इधर भी तो सेम कट कर रहा है, देखो 2 बार कट कर रहा है ना एक ही जगह, एक ही फ्रैक्शन 2 बार कट कर रही ग्राफ को, है ना। तो सेम फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स ये भी हैं, आया समझ। तो हाईएस्ट फ्रैक्शन में 0.4 0.5 तक जाती है बस, आया समझ। 0.789 का खेल खत्म, क्योंकि ग्राफ ऐसे नहीं है, ठीक है। थोड़ा समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ। फ्रैक्शन 2 बार रिपीट हो रही है ना बच्चे, सेम फ्रैक्शन, आया समझ, ठीक है। तो देखो आगे, अब ये एक एवरेज एनर्जी है, ठीक है, जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास होती है, ये वाली एनर्जी। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन होती है यहां से जो ज्यादा पार्टिकल्स है ना, इसके बाद वाले वो करवा सकते हैं इफेक्टिव फ्लूइड, ठीक है। इसके बाद वाले पार्टिकल्स करवाएंगे इफेक्टिव फ्लूइड, जिससे कि प्रोडक्ट बनता है। और इसमें से भी सारे नहीं करवाएंगे, है ना, क्यों, ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इसमें से भी सिर्फ वो वाले करवाएंगे जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी, क्लियर। लेकिन इनमें से जिसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी वो करवाएंगे, क्योंकि एनर्जी तो सफिशिएंट है, क्लियर। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो पार्टिकल यहाँ था उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी, तो ये वाली फ्रैक्शन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, है ना। अब कम फ्रैक्शन होगी ना ऐसी, जिनकी एनर्जी इतनी है उसकी फ्रैक्शन कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो पार्टिकल तो आगे चला गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई ना टेम्परेचर बढ़ाने से, तो वो आगे, ठीक है, ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इसका जो टॉप पॉइंट है इसके टॉप से नीचे होगा, क्योंकि इधर देखो फ्रैक्शन बढ़ गई, आया समझ, ठीक है। आज मैं 1.5x से पढ़ा रहा हूँ ना, आया समझ, नहीं आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रैक्शन डबल होगी, पहले सिर्फ ये फ्रैक्शन थी हमारे पास, अब ये भी एक्स्ट्रा है। तो ये जो ग्राफ है ये T+10 पे है, ये वाला ग्राफ है T डिग्री सेल्सियस, आया समझ। तो आपको सीधा बताना कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन E है, वो डबल होती है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, खत्म। आगे बात समझ, ये सारा पूरी थ्योरी 1.5 पेज की है, ठीक है, लिख लेना। चले आगे, चलो फिर ये 1 मिनट रोक दो, हम अगला टॉपिक लिखते हैं तब तक। देखो, तो 10 डिग्री बढ़ाने से टेम्परेचर कितना, रिएक्शन में क्या फर्क पड़ता है, डबल हो जाती है, नियरली डबल। अब हर बार एग्जैक्टली डबल नहीं है कि 2 ही आएगा, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म है, नहीं क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, इसका आईआईटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एडवांस में भी आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको समझो थोड़ा। ये कहता क्या, कहता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कहां पे, T+10 डिग्री, ठीक है। रेट कांस्टेंट कहां पे, रेट कांस्टेंट कहां पे, T केल्विन या T डिग्री सेल्सियस, T टेम्परेचर पे और T+10 पे जो रेट कांस्टेंट होंगे वो आ गए, समझ आया। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो टेम्परेचर है 300, वहां पे रेट कांस्टेंट K है, कितना है, टेम्परेचर किया मैंने 310, तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, नियरली 2K। आप लोग क्या बोलोगे, 2K हो जाएगा, नहीं तुम्हें इतना यही बताया मैंने अभी, है ना। तो ऊपर मैं लिखूंगा 2K, नीचे आ जाएगा K, और आंसर क्या आ गया हमारा 2। टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना आ गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट 2 आए, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 2 to 3 के बीच में, समझ आया। रेट कांस्टेंट T+10 पे ज्यादा होगा, बड़ा होगा ना, डबल या डबल होगा, या डबल से थोड़ा सा ज्यादा, समझ आ रही मेरी बात। यहाँ पे K होगा, वहां पे X टाइम्स K होगा, क्लियर। तो वो आंसर आ जाएगा, आगे समझ। इसका जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें TC की वैल्यू आती है 2.73, 10 डिग्री टेम्परेचर ही बढ़ाया उसने भी। तो ये नहीं आपको सोचना कि 2 ही आना चाहिए, 2 जरूरी नहीं है, हर बार 2 नहीं आता, क्लियर। कोई डाउट है तो बोलो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट में कोई डाउट, समझ गए। वो आपको ये भी कह सकता है, अभी आज वाले क्वेश्चन में ना इनको K2 K1 की वैल्यू गिवन नहीं थी, वो जो क्वेश्चन है ना हॉट्स वाला, तो आपको ये कह सकता कहेगा किसी रिएक्शन के टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2.5 है ना। तो ना तो आपको उसने K2 दिया ना K1 दिया, नहीं दिया ना कुछ, आपको क्या दिया, आपको K2/K1 की रेशियो दी, यही तो चाहिए आपको। यहाँ पुट करो, आंसर निकाल लो, ठीक है। अरेनियस में यूज होगा ना ये, अगर समझ। अभी अरेनियस करनी है, अभी आपको पता लग जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। चलें करें आगे, कर दो बच्चे एक पॉज। देखो क्या बताती है अरेनियस इक्वेशन, किसको पता है बोलो, फॉर्मूला बता दो, है ना। अरेनियस इक्वेशन ने रिलेट किया रेट कांस्टेंट को, डिपेंडेंस ऑफ K ऑन टेम्परेचर, उसने प्रॉपर इक्वेशन निकाल के दी, ठीक है, आया समझ। उसने इक्वेशन निकाली K = A e⁻⁻, ठीक है। यहाँ पे सारी टर्म्स का मीनिंग है, ये हम बहुत स्लो करेंगे, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
के क्या है? रेट कांस्टेंट। के क्या है? रेट कांस्टेंट हर रिएक्शन का अलग अलग होता है, ठीक है। ए क्या है? ए है अर्हेनियस फैक्टर, ये भी मैं आपको लिखवाऊंगा। अर्हेनियस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है? ये जो पूरी टर्म है ना, इसका भी कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। बताओ ये टर्म 1 से बड़ी है कि छोटी है कि? पहले ये बताओ, हाथ खड़ा करो। 1 से छोटी है ये 1/, है ना। 1/, ई दी पावर है, बहुत बड़ा नंबर है ये 1/, में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा छोटी टर्म है, ये टर्म बहुत बड़ी है 1/, ये पूरा नंबर छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा है ना। ये पता क्यों छोटा है? क्योंकि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है वो वाली फ्रैक्शन जिनकी एनर्जी ई से ज्यादा है। तो खुद सोच के देखो वो फ्रैक्शन कितनी कम होती है ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो बोलो। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी क्या करें, मिस्टर लिखा हुआ है, हैविंग एनर्जी इक्वल टू ई। हैविंग एनर्जी, ये समझ आ गया सबको? थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिखे, इसमें मैं ही लिखवाऊंगा सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो बच्चे, लिखो अर्हेनियस प्रपोज्ड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। अर्हेनियस, अर्हेनियस ऊपर उठो। Arrhenius proposed a quantitative relationship between rate constant +1 की गर्ल्स ना वहां आगे खड़ी होगी और रेस्क्यू ऑपरेशन देख रही है आगे कि कैसे निकालेंगे, कैसे निकला चूहा बिल से बाहर। उसने निकाला, जीवेश ने। मैंने डाले हुए थे ग्लव्स, कहता लाओ सर मैं निकालता हूँ, कहता आपसे नहीं निकल मेरा हाथ भारी है ना, उससे जा ही नहीं रहा था चाली में। मैं कहा हाँ तू निकाल बेटा। चले आगे। Arrhenius proposed a quantitative relation between rate and temperature as, ये रिलेशन लिखो, इसको बहुत बड़ा लिखना है, पूरे पेज पे आना चाहिए। ये रिलेशन लिखो, पूरे पेज पे आना चाहिए। ये जिसका नहीं है पूरे पेज पे, पेज फाड़ दूंगा मैं। बड़ा लिखना है ये, ऐसे ऐसे। रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कानों में चलेगी, स्मेल लग रहा है। वो एक नहीं चल रही भाई, वो वहीं की वहीं खड़ी है, वो कांस्टेंट होगी। डीसी पार्टी के कंसेप्ट लगा रहा साथ में। ओए ऐसे पकड़ते हैं माचिस से, ऐसे। हेलो, इन्होंने कर ली भक्ति। तू तो जा चिंतपूर्णी जाके यार, तेरा टाइम हो गया। माचिस नहीं चलानी है देखो तो, हाँ ऐसे चलाते हैं। सही कह रहा हूँ मैं, ये देखो माचिस ऐसे पकड़ते हैं नीचे करके ताकि ऊपर को लो आए, ऐसे करके पकड़ रही माचिस पकड़ रहा है। कैंडल थोड़ी है, हाँ हाथ भी रख साथ में उसके ऊपर, हाथ तो रख। पॉज करो, पॉज कर दो यार इसको। ये लिख लिया, ये बड़ा लिखना है रिलेशन, नहीं तो पेज फाड़ दूं। मैं आ रहा हूँ देखने, देखता हूँ, पूरे पेज पे आना चाहिए। लिखो, बड़ा करके लिखो इसको, लिखो।
ये देखी भी नहीं रहा टर्म्स कौन सी हैं, इतना छोटा लिखा हुआ है। आगे देखो, आगे शाबाश, ठीक है फिर ठीक है। लिखो A is known as Arrhenius factor, A is known as Arrhenius factor और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। यह भी नहीं क्या बताता है, बता दे, मैं मान जाऊंगा। देखो किनेटिक्स आता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो तेरे से पूछना था, यही है। ये शायद पता था। ये बताओ फिर क्या ए क्या बताता है, ए किस पे डिपेंड करता है, कैसे निकलता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर यही है, हैं? वो तो अगली थ्योरी होगी ना, अरेनियस के अकॉर्डिंग ही ना है वो। TZA भी कह रहे हैं ना तू, वो तो अलग चीज होगी। चलो लिखो बच्चों, A is known as Arrhenius factor, frequency factor। आगे लिखो, लिखो it is also known as pre-exponential factor। It is also known as pre-exponential, exponential के आगे आता है तो इसको बोला जाता है pre-exponential factor। क्या A के बारे में बता रहा हूँ। It is also known as pre-exponential factor। अभी अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगे पेन से लिख लो, ठीक है? लिखो दिस फैक्टर इज रिलेटेड टू, दिस फैक्टर इज रिलेटेड टू this factor is related to how many, this factor is related to how many successfully oriented collisions, how many successfully oriented collisions occurs in a particular reaction। how many successfully oriented collisions occurs in a particular reaction। फोन है, मैं भी देख लूं। फोन तेरे को बार बार फोन करी जा रहा है? अच्छा आगे लिखो, आगे लिखो EA रिप्रेजेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी, EA रिप्रेजेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे मैं EA के बारे में नहीं लिखवा रहा, पहले बहुत बार लिखवा दिया, ठीक है? आगे लिखो, देखो both A and EA, both A and EA are collectively called Arrhenius parameters, are collectively known as कर ले बात यार, बात करनी होती है। तो क्या घर पे नहीं है कोई, साथ में दे दे, साथ वाले घर में खड़ा। इधर आजा, प्रोग्रेस हो गया। बंदा गलत लग रहा है मेरे को डिलीवरी। मैं आगे डन करूँ, आगा समझ। और ये लिख लो, ये लिख लिया था, ये नहीं लिखा था ना, ये लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एनसीईआरटी का इंटेक्स का लास्ट क्वेश्चन है। वो कहता है ये कैलकुलेट करो, ठीक है? औखा है ये कैलकुलेट करना, ऐसे नहीं है, सिंपल नहीं है। आज मैं लंबी लगाऊंगा क्लास यार, थोड़ा काम तो करें। रब कर दूं?
लिख लिया बच्चों ये सारा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन ये। चलो आओ इधर देखो, हमारे पास इक्वेशन थी ये k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e बाय r, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग लिया क्यों? क्योंकि इधर e है, क्या है e ln, चलो एक स्टेप और कर देते हैं, लॉग a इंटू बी क्या होता है? बोलो बच्चे बोलो, मैं एक स्टेप में कर सकता हूँ सारा। लॉग ए प्लस लॉग बी, बी ऐसे लिखते हैं, ऐसे ln a ln के, ये आगे आ गया माइनस e बाई rt, आगे आ गया ln e होता है 1, ln e क्या होता है? ये समझ आया? ये बन गया y इक्वल टू mx प्लस c, क्या बन गया? ये रहा आपका इंटरसेप्ट, ये y एक्सिस, और ये रही आपकी स्लोप, ठीक है। तो ग्राफ बना ऐसे, y एक्सिस पे क्या आया? ln k, वेरी गुड, और इंटरसेप्ट क्या आया? ln, स्लोप क्या आई? माइनस e बाई r, इधर 1/t आएगा, ठीक है। आ गया समझ? सिंपल सा ग्राफ है, फटाफट लिख लो, मुझे रोक दो, कर लो फटाफट कर लो, हमने अभी दरवाजा खोल दे यार। करना है, चलो ठीक है। मैं अब देखो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ln k ln a माइनस e बाई 2.303 r, ठीक। इसको log बेस 10 में कन्वर्ट किया, log ln x इक्वल्स टू ये होता है, अब देखो ये रिलेशन मैंने कितनी बार कराया है ना, ये आप अगर हर बार ऐसे ही आएगा याद कर ही जाओगे, आपको भूलता जाना है, जितनी बार मर्जी पढ़ लेना। ये किसको पता है कैसे आया? कितनों को पता? किसको पता है? हाथ खड़ा करो, पूरा रिलेशन ड्राइव कौन कर सकता है? 1 2 3, कैसे होगा बोलो? log 10, तुम्हें बोलो बोलो बोलो, दोनों मिलके बोलो। log 10 1 होता है, ln e 1 होता है, ln इक्वल टू log 10, ln इक्वल टू आगे एक बोलो, एक बोलो। शाबाश, ऑसम, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला इसने, है ना। अब यहाँ पे ना आधे से ज्यादा को समझ नहीं आया, देखो ये मेरे को बताना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी लॉग है ना, कोई भी लॉग बेस ई, तो जब लॉग उधर जाता है एंटी लॉग लिखते हो जिसको आप, वो होता है बेस की पावर वाई। तो लॉग का मतलब होता है कि मैं बेस की कितनी पावर करूँ कि मेरा नंबर आ जाए, बेस की कितनी पावर करूँ कि क्या हो, मेरा नंबर आ जाए। जैसे मेरा लॉग बेस 10 है, जो आप लोग लॉग बुक में करते हो, है ना। मान लो यहाँ पे 100 है, यहाँ है y, तो 100 इक्वल टू 10 दी पावर y, फिर आपने कंपेयर किया, आपने आंसर लिखा 2, कितना लिखा ऐसे। यही अगर 10 करूंगा log 10 इक्वल टू y, 10 इक्वल टू 10 दी पावर y आया 1। सिमिलरली log 1 इक्वल टू y, 1 इक्वल टू 10 दी पावर y आया 0, ऐसे। समझ आई बात? जब तक आप इसको लिखोगे नहीं ना, एक टॉपर बच्चा यही करता है, क्लास में जो टॉपिक अलग से होता है उसको बार बार रिपीट करना, ठीक है। मेहनत की होती बच्चे उसने, अपने आप नहीं होता कुछ,
गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं है, सारे बराबर हैं, सब बनाना पड़ता है, ठीक है। अब सुनो, तो log 10 1 होता है, अगर बेस सेम हो, बेस सेम तो ये 1 आ जाएगा। इधर भी जैसे ln e है तो ये भी 1 होगा, क्यों, ये देखो इसका बेस e है, तो e कब आएगा, e की पावर क्या करूं, e की पावर क्या करूं कि e आ जाए 1, क्या करूं 1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ln e इक्वल टू log 10, सही है ये, ln e इक्वल टू इधर log, यहाँ हम e की वैल्यू पुट करेंगे, e की वैल्यू होती है 2.7182 एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है तो, और यहाँ पे आ गया 2.303, इसको आप कैलकुलेटर पे करके देख लो, अभी देखो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ln e इक्वल टू ये नंबर आ गया 2.303 log e, क्या बन गया, और e विल बी रिप्लेस्ड बाय x, तो ये रिलेशन आ जाएगा, आगे समझ, ठीक है। तो इसको रहने देते, साइड पे लिख लेना। अब आगे देखो, इसकी वैल्यू पुट की 2.303 इधर log, बोलो log इधर ये डिवाइड कर दो, 2.303 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया, log के इक्वल टू माइनस ये बाय, आगे इसका ग्राफ देखो बिल्कुल सेम बनेगा, बाय इक्वल टू mx उधर है, c इधर, प्लस mx, ये रहा इंटरसेप्ट, ये रही स्लोप, ये रही स्लोप, ठीक है। ग्राफ सेम, बताओगे ग्राफ के बारे में कुछ, वाई एक्सिस पे क्या है, ln की जगह ले लेगा log, और इंटरसेप्ट क्या आ गया, log है, ये रहा ग्राफ, स्लोप क्या आई, ठीक है, कर लो नो। हमारे पास इक्वेशन आई log a इक्वल टू log a, बोलना है सारा, बोलो, माइनस आ गया, क्या आ गया ये। अब एक क्वेश्चन आता है सीधा, उसमें स्लोप दी होती है, क्या दिया होता है, वो क्वेश्चन आईआईटी में आया था, मतलब कि एडवांस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी में भी ऐड कर दिया उन्होंने। तो स्लोप दी होगी, और आपको स्लोप क्या होती है, माइनस ये बाय, वो क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव में दी होगी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये आ जाएगा, आर की वैल्यू तुम्हें पता है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या लोगे, आर की वैल्यू ऐसे यूनिट में लेंगे, क्या लेंगे, 8.314 यूनिट, बोलो जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, समझ आया। अब हाथ खड़ा करो, बताओ कैलोरी बड़ा होता है या जूल, कहते हो ना मैं मीठा नहीं खाना, केक नहीं खाना, कैलोरी बहुत ज्यादा है, बताओ कौन बड़ा, कैलोरी जूल, एक कैलोरी में कितने जूल है, माड़े हाल है, 1 कैलोरी 1.4.184 जूल, कितने, यहां से 1 जूल क्या आ गया, 1 बाय, बोलो सुनो होते यार, इधर वैल्यू पुट करो। अगर जेई या नीट में ना वो जूल यूनिट में पूछता ही नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कैलकुलेशन बच्चे के लिए रहे सिंपल, ठीक है। ज्यादातर ऐसा इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में होता है, तो यहाँ पे जूल की वैल्यू पुट करो, क्या आ गया 1 हाँ, वो ऐसा क्यों करेगा, एक्चुअल में वो आपकी हेल्प करना चाहता है, बट आपको हेल्प लेनी नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नियरली 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 2 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये समझ आ गया। आगे हमने कल करना है इस इक्वेशन में K1 T1 पुट करके इक्वेशन बनाएंगे, इसके क्वेश्चन कराऊंगा 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। लॉग बुक लेके आना, क्लियर, चलो बाय।